साथियों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं बाबूराम धीमान, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर स्थित जुखाला, एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हूँ। टॉपिक है विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग। विराम चिन्ह क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। बातचीत करते समय व्यक्ति किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देता है, कुछ रुकता है, वाक्य बोलने में उसके स्वर में उतार चढ़ाव आता है, तभी उसकी प्रस्तुति सहज एवं ग्राह्य बनती है। लिखित भाषा में विशेष स्थान पर रुकने पर या उतार चढ़ाव दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का सहारा लेना पड़ता है और यह चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, गौर करते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है विश्राम करना, रुकना या ठहरना। भाषा बोलते समय या लिखते समय आवश्यकता अनुसार एक आध क्षण के लिए जब हम रुकते हैं, ऐसा करने से हम भाषा का सही उच्चारण कर सकते हैं और श्रोता भी हमारी बात को ठीक प्रकार से समझ सकता है। भाषा को बोलते समय या लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, मैंने दो परिभाषा यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे। पहली परिभाषा मैंने डॉक्टर SP जैन और माया जैन की ली है। इस परिभाषा के ऊपर यदि हम गौर करें तो डॉक्टर SP जैन और माया जैन ने परिभाषा में क्या लिखा है, इसको आप पढ़ते हैं। बोलते समय या लिखते समय वाक्य के अंत में या मध्य में जो विराम आते हैं, उन्हें लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, दूसरी परिभाषा मैंने पंडित कामता प्रसाद गुरु की ली है। कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों के बारे में उनको कैसे परिभाषित करते हैं, इसके ऊपर भी गौर करते हैं। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी बात को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और यथासंभव रोकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये परिभाषा कामता प्रसाद गुरु की थी। इन परिभाषाओं का गहराई से अध्ययन करने के बाद इनसे कुछ बिंदु निकल करके आते हैं, हम उनको मुख्य बिंदु कहते हैं। मुख्य बिंदु में आप देखेंगे भाव और विचारों को सुगम बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक। यदि आप अपने विचारों को, आप अपने भावों को सरल बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं न कहीं विराम चिन्हों का सहारा लेना ही पड़ेगा। पदों, पदबंधों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को अलग तथा जोड़ने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। लिखित भाषा को स्पष्टतः प्रभावशाली बनाने में विराम चिन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनसे क्या होता है, भाषा सुदृढ़ बनती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है और भाव प्रकाशन में हम इन चिन्हों का
प्रयोग करते हैं। ये तो थे इसके मुख्य बिंदु। अब विराम चिन्हों के प्रकार कितने हैं साथियों? इस वीडियो में मैंने 14 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। तो इसमें पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है अपूर्ण विराम, पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह, छठा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सातवां है रेखिका या निर्देशक चिन्ह, आठवां योजक चिन्ह, नंबर 9 पे है अवतरण या उदाहरण चिन्ह, 10वां है कोष्ठक चिन्ह, 11वां है त्रुटिपर्क या हंस पद चिन्ह, 12वां है विवरण चिन्ह, 13वां है लाघव चिन्ह और अंतिम है इत्यादि चिन्ह। इन चिन्हों के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम। आइए पूर्ण विराम के ऊपर चर्चा करते हैं। पूर्ण विराम भाषा का महत्वपूर्ण और प्राचीनतम रूप है जिसका प्रयोग भाषा में किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। कविता के प्रत्येक छंद के अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये 3 नियम पूर्ण विराम में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। उदाहरण मैंने रहीम के दोहे का एक लिया है, आप उसको भी जरूर देखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आप इसमें देखेंगे विराम चिन्हों का या पूर्ण विराम का हमने प्रयोग किया है। जो पहली लाइन में पूर्ण विराम लगाया है और दूसरी लाइन में 2 पूर्ण विराम लगाए गए हैं। जो दूसरा है साथियों अल्प विराम। पढ़ते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। एक ही वाक्य में समान महत्व वाले शब्दों का वाक्यों के बीच में जब हम प्रयोग करते हैं तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त और मिश्र वाक्यों को अलग अलग करने में भी इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। संबोधन के शेष वाक्यों को अलग करने के लिए उदाहरण से पूर्व हम इसका प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने साथियों पत्र का ही उदाहरण लिया है। जब आप किसी पत्र का अभिवादन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे महोदय शब्द लिखते हैं, फिर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, फिर प्रिय लिखते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और यदि आप पूज्य माता जी लिखते हैं तब भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये अभिवादन का एक तरीका था जिसमें अल्प विराम का हमने प्रयोग किया। दूसरा इसमें संपादन में हम क्या लिखते हैं? भवदीय, तो अल्प विराम का प्रयोग। आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? अल्प विराम। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे जितने भी शिष्य होते हैं यदि वो कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र में आपका आज्ञाकारी शिष्य के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। और जैसे आप किसी मित्र को पत्र लिखते हैं तो अभिन्न मित्र के बाद भी आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप पत्र में कोई पता लिखते हैं तो उसमें भी आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। आप वीडियो में देखेंगे पते के साथ मैंने लिखा है कृष्णलाल, व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 90 अल्प विराम रमेश नगर, शिमला हिमाचल प्रदेश, ये पता है। तो इसमें भी मैंने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है और इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जो तीसरा है साथियों अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, उसके क्या नियम है, इसके ऊपर भी गौर करते हैं। किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक जैसे शब्द से पूर्व प्रयोग, यदि किसी वाक्य में जैसे शब्द आता है तो
सबसे पूर्व हम इसका प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। जो संयुक्त वाक्य में मुख्य प्रधान, उपवाक्य में जब संबंध नहीं रहता तो अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जो तीसरा नियम है कई मिश्रित उपवाक्यों में प्रयोग। यदि हमारे पास मिश्रित वाक्य दिए गए हैं, उनके उपवाक्य दिए गए हैं, तो हम अर्धविराम का प्रयोग वहाँ पे जरूर करेंगे। मैंने भी एक उदाहरण आप इस वीडियो में देखेंगे, यथा मैंने लिखा है उसके नीचे आपको उदाहरण मिल जाएगा, और ये सारा उदाहरण पढ़ने के बाद आपको अर्धविराम के बारे में जानकारी हो जाएगी। जब तक शिक्षक यह नहीं जानता कि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, अर्धविराम, उसकी बौद्धिक योग्यता कैसी है, अर्धविराम, उसकी अभिरुचियाँ क्या है, अर्धविराम, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, अर्धविराम, तब तक अपने शिक्षण में सफल नहीं हो सकता। साथियों, आइए जानते हैं अपूर्ण विराम के बारे में। इसे उपविराम भी कहा जाता है और इसका प्रयोग निर्देशक चिन्ह के समान किया जाता है। निबंध के शीर्षक में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे आने वाली किसी बात के लिए पहले वाक्य से संकेत करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निर्देशक वाक्यों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये 2 उदाहरण आप इस वीडियो में देखेंगे। उन उदाहरणों के माध्यम से अपूर्ण विराम को समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने इसमें लिखा है प्रसाद एक अध्ययन, रहस्यवाद एक विवेचन। तो आप इसमें देखेंगे अपूर्ण विराम चिन्ह का मैंने प्रसाद के बाद प्रयोग किया है, रहस्यवाद के बाद प्रयोग किया है। पांचवा है साथियों प्रश्न सूचक चिन्ह, या कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कह देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संदेह या अनिश्चित की स्थिति में प्रयोग करते हैं। प्रश्नसूचक अर्थ में प्रयोग करते हैं। यदि एक ही वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य हो और वे एक ही प्रधान उपवाक्यों पर आश्रित हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए साथियों, आप इस वीडियो में देखिए, मैंने जो उदाहरण दिया है आप उससे मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से आप संतुष्ट होंगे। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आप क्यों जानना चाहते हैं। तो अंत में आप देखोगे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। छठा है साथियों विस्मयादिबोधक या संबोधन सूचक चिन्ह, वाक्य, उपवाक्य और पदबंधों में प्रयोग। संबोधन सूचक चिन्ह का हम वाक्य में, उपवाक्य में और पदबंधों में प्रयोग करते हैं। मानसिक आवेग को व्यक्त करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य और भय आदि मनोवेगों को बताने में वाक्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। और यदि हम संबोधन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साथियों, आप इस वीडियो में देखेंगे मैंने 3 उदाहरण उठाए हैं, यहाँ पे दर्शाए हैं, 3 उदाहरण दिए हैं। तो पहले इसमें हाय, संबोधन सूचक चिन्ह, मैं मारा गया। अरे राम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम यहाँ क्या करोगे। और तीसरा है कैसा सुंदर दृश्य है, हर्ष वाक्य। तो इसमें हमने इस चिन्ह को दर्शाने का प्रयास किया है। सातवां है साथियों रेखिका या निर्देशक चिन्ह। तो इसमें इसका जो पहले जो नियम है, आने वाले विवरण या संवाद में प्रयोग। यदि कोई विवरण देना है तो हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं, और यदि कोई संवाद है, बातचीत है आपस में, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। जो वाक्यों तथा उपवाक्यों में और वाक्यांशों में हम इसका प्रयोग करते हैं। साथियों, योजिक चिन्ह से आकार में थोड़ा सा निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। उदाहरण के लिए मैंने शिक्षक और
और दूसरा एक संवाद लिखा है। तो शिक्षक क्या कहता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो। तो यहाँ पे मैंने रेखी का चिन्ह शिक्षक के बाद लगाया है। संवाद अगर आप देखें, दूसरा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो उसमें संवाद के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया है। मोहन निर्देशक चिन्ह, राम विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम कब जाओगे। और आगे अंत में क्या है, अगर आप देखेंगे जाओगे के बाद, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पूर्ण विराम का चिन्ह मिला हुआ नजर आएगा। 8वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम मध्य के अर्थ में करते हैं। सामाजिक पदों, पुनरुक्त और युगम शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। द्वित्व और शब्द युगम में हम इसका प्रयोग करते हैं। संख्याओं और उसके अंशों के मध्य में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए साथियों, तन मन धन, आप देखेंगे तन के बाद योजक चिन्ह, मन के बाद योजक चिन्ह और धन के बाद पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण है घर घर संजीवनी। तो घर के बाद संजीवनी, योजक चिन्ह, और उसके बाद क्या है घर, और अंत में क्या लिखा है संजीवनी, अर्थात घर घर संजीवनी। नंबर 9 है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी पुस्तक या लिखित सामग्री या किसी विद्वान द्वारा लिखित परिभाषा को मूल रूप में रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो किसी के उपन्यास, लेख, कविता या रचना को उद्धृत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया है। आप इसमें देखेंगे कि अवतरण चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जो 10वां है साथियों कोष्ठक, जिसको हम ब्रैकेट भी बोलते हैं। किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग। यदि हम किसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कोष्ठक में लिखते हैं। वाक्य के मध्य में प्रयोग, वाक्य के बीच में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, संज्ञा के 3 भेद, और कोष्ठक के बीच में अगर आप ये देखें, दृष्टिपात करें, नजर डालें, तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, और उसके बाद कोष्ठक चिन्ह लगा हुआ है और उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह का मैंने प्रयोग किया है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये न्याय के स्थिति में दिया है। उदाहरण है, राजा क्रोधित होकर, राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मंत्री से कहता है, मैं शत्रु को नष्ट कर दूंगा। तो मंत्री राजा को परामर्श देता है और चेतावनी भी देता है कि महाराज आप ऐसा मत करें, महाराज शत्रु के पास विशाल सेना है, आप नष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिसको हम विरोधी मान के चलते हैं, शत्रु मान के चलते हैं, उसके पास बहुत बड़ी सेना है और सेना का मुकाबला अकेला राजा नहीं कर सकता है। इसलिए मंत्री राजा को चेतावनी दे रहा है। तो चेतावनी देते हुए और क्रोधित होकर इसकी बाहर, शुरू में अगर क्रोधित से पहले, मंत्री के बाद अगर आप ये देखें तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग आपको नजर आएगा। क्रोधित होकर, उसके बाद ये कोष्ठक बंद है, चेतावनी देते हुए कोष्ठक बंद है। तो इस तरह से हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग साथियों करते हैं। 11वां आता है हमारा त्रुटि पर की आहंसपद चिन्ह। छूटे हुए वाक्यांश को लिखने में हम इसका साथियों प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम अपने सोचो, दूसरों की चिंता न करो। तो इसमें एक शब्द आप देखें, हंसपद चिन्ह, जहाँ पे आपको त्रिभुज का निशान लगेगा या लगा हुआ मिलेगा, उसके साथ ही मैंने शब्द लिखा है तनिक। तो क्या वाक्य क्या होना चाहिए था? तुम तनिक अपनी सोचो, दूसरों की चिंता
न करो, ये वाक्य पूर्ण हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दूसरा जो उदाहरण दिया है साथियों, हमारे देश अनेकता में एकता है। अगर आप इस वाक्य से ऊपर देखेंगे तो आपको हंस पद चिन्ह लगेगा और इसके साथ में शब्द लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। 12वां है विवरण चिन्ह। किसी बात को समझाने व निर्देश देने के लिए प्रयोग। आधुनिक समय में इस चिन्ह का प्रयोग कम हो रहा है साथियों। इसकी जगह योजक चिन्ह से ही काम चला लिया जाता है। उदाहरण के लिए संज्ञा के 3 भेद हैं, विवरण चिन्ह, और कोष्ठक में लिखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तेरहवां है साथियों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को संक्षेप चिन्ह भी हम लोग कहते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर O.P. शर्मा, तो कोष्ठक में मैंने लिखा है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, तो डॉक्टर O.P. शर्मा ये लाघव चिन्ह लगाया। आप देखेंगे इसमें डॉक्टर के बाद 0 लगा है, ओ के बाद 0 लगा है, और ये शून्य का जो चिन्ह है ये क्या है, लाघव चिन्ह है। BBC ये दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस। और अंतिम है साथियों इत्यादि चिन्ह। पहले कही गई बात को पुनः कहने में प्रयोग हम लोग करते हैं। 2-3 शब्द देकर बीच में इत्यादि चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। मैंने पेड़ और खंबे के बीच में जो बातचीत होती है उसका साथियों उदाहरण लिया है। पेड़ क्या कहता है, वह इत्यादि चिन्ह, वही इत्यादि चिन्ह, दुष्ट आदमी इत्यादि चिन्ह, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा सचमुच हैरानी प्रकट करता है, विस्मयदिबोधक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और कोष्ठक में लिखा है कौवा, कौवे से ये बातचीत चली है, उसके आने का वक्त हो गया है। ये खंबा कह रहा है कि कौवे के आने का वक्त हो चला है। कौवा किसके, और कौवे को सुनाई देता है, कहता है किसके आने का वक्त हो चुका है, तो खंबा कहता है हूँ। इत्यादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। साथियों ये तो थे हिंदी व्याकरण में और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, जिनके ऊपर हमने चर्चा की, परिचर्चा की। और आप इस वीडियो को देख करके जो आपने शुरू से अंत तक देखा, मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुमूल्य जानकारी मिली होगी और आप इन विराम चिन्हों से लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।